1/4πε0 समेशन हम सबका करेंगे ना, तो Q अपॉन आर स्क्वायर, समझे, Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर भी हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, समझे। इस केस में क्या होगा, आर कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है ना, तो सारा सरफेस क्या होगा, इक्वल दूरी पे होगा। और यहाँ पे डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस आई हम करेंगे, समझे, और आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। क्लियर हुआ ये। अब देखो, ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा ना, तो 1/4πε0, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, इसमें सबसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर समेशन, ठीक है, I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n डेल्टा एस आई, समझे। और इसका जो वैल्यू होगा, समझे, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें देखना है। तो देखो एक स्मॉल सरफेस लिए, अब इसका क्या है, हम n पार्ट किए हैं, इस पूरे सरफेस के n पार्ट किए, तो पूरे सरफेस को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये जो है स्फेरिकल सरफेस है उसके बराबर हो जाएगा। तो उसका हमें पता है कि वो कैसे होगा, कितना होगा, समझे। अब हम देखते हैं आगे। बुक में यही चीज देखो कैसे लिखा हुआ है, ध्यान देना, समझे। बुक में ये आई के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट ऑल लिखा हुआ है और यहाँ पे डेल्टा एस कर दिया है। तो हम देखेंगे कि जो है, जो टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, तो S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस, ऐसे क्या है, n नंबर ऑफ पार्ट्स है ना, ठीक है, इतने n नंबर ऑफ पार्ट्स है। तो हम जो समेशन लिखेंगे I इक्वल टू 1 से लेके n तक डेल्टा एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4πr स्क्वायर, समझे। अब ये क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो हम जब समेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, समझे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद से क्या हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन के बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं फोन का। मजा आ रहा है पढ़ने में फिजिक्स है ये, आसान है, बस ध्यान देना है चीजों को। अब देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसके जगह पे हम क्या रखें, इसकी जगह पे उठा के हम ये रख दिए 4πr स्क्वायर, समझे। तो जब ये 4π कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर, तो हमारा बचा क्या, Q अपॉन ε0, ठीक। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आया, क्लियर। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, ठीक। अब मैंने पहले ही बोला था कि ये जो है एक स्पेशल केस है, समझे, क्यों, क्योंकि हम ना चार्ज को है सेंटर पे हम रख दिए थे, समझे, क्यों, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं हो तो भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े भी है इसके स्पेशल केस की, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी कभी क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल रहता है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जैसे बढ़ोगे वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि ये जो है एक स्पेशल केस है, ठीक है, ये गॉस लॉ का, ठीक है, स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस है, यानी कि हम स्पेशल केस को लेके ना ये हम डिराइव किए हैं। जनरल रिजल्ट जो आता है वो भी यही आएगा, समझे, हमेशा ध्यान रखना, जो जनरल रिजल्ट आता है वो भी यही आएगा, लेकिन हम स्पेशल केस को लेके हम चले हैं और ये इक्वेशन को डिराइव किए हैं, समझे। जब गॉस लॉ का हम सारा इंटीग्रेशन बता देंगे ना, सारा इसके बारे में जो भी फीचर्स हम बता देंगे, तब उस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे, और वो होगा अगले क्लास में, क्लियर। तो ये हमारा आया। अब ये गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, और जो क्लोज सरफेस है अगर वो चार्ज Q को कंटेन किया है तो
तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। समझे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू, अगर वो सरफेस जो है चार्ज Q को कंटेंड किया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और यही हमारा गॉस लॉ कहता है। और इसी को हम यूज करके ना बहुत सारे जगह पे हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। समझे? और इस मेथड को हम यूज करके, यानी कि जो गॉस लॉ को हम यूज करके, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है हम उसको यूज करके किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। और एक चीज हमेशा तुम ध्यान रखना, और वो ध्यान देने वाली बात है कि इसके पहले मैंने बताया था ना कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, एक सरफेस को ड्रॉ करके, और बाद में एक इक्वेशन हमने लिखा था। तो कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक, इसको ना हम यूज करके किसी भी टाइप का चार्ज हो, डिस्क्रीट चार्ज हो, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज हो, या फिर पार्ट कंटिन्यूअस हो पार्ट डिस्क्रीट हो। समझे? पार्ट कंटिन्यूअस और पार्ट डिस्क्रीट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारा देखो डस्टर है ना, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और इसके बाद से यहाँ पे क्या हो, खत्म हो जा रहा है ना, इधर भी खत्म हो जा रहा है, इधर भी खत्म हो जा रहा है, इधर भी, तो इसको हम कहते हैं पार्ट कंटिन्यूअस। समझे? कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा सरफेस एरिया लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझे? तो कूलम्ब्स लॉ को और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, भले वो पार्ट कंटिन्यूअस हो पार्ट डिसकंटिन्यूअस हो। समझे? या फिर वो कंटिन्यूअस हो या फिर डिस्क्रीट हो। समझे कि नहीं? तो वहां पे हम निकाल लेते हैं। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो बुक में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई S। समझे? इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम समेशन वाला यूज किया ना, अगर इसी में जो हम सरफेस एरिया अभी लिए थे उसमें क्या है, बहुत ही छोटा छोटा सरफेस हो जाता है। समझे? तो वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्लियर? वो भी हम करके दिखाएंगे। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जो गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface S is, ठीक है, phi equal to Q by epsilon naught, where Q is charge enclosed in the surface। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दी सरफेस। समझे? तो यही हमारा गॉस लॉ है। बाकी का जो है इंटीग्रल फॉर्म वाला कैसे हम डिराइव करेंगे तो वो भी हम तुमको बता देते हैं। ठीक, गॉस लॉ को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो जैसे मान लो कि हमें निकालना था, तो डी फाई अगर हम निकालते हैं, ठीक है, हम सरफेस लिए थे ना उस वक्त, डी फाई अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। क्लियर? ई इंटू डी एस। अगर हम इसको देखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे तो ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये डी एस जो है बहुत ही स्मॉल है, लेकिन देखोगे एन का डायरेक्शन डी एस के लिए, यानी कि एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों एक तरफ है, cos 0। तो ये क्या हो गया, ई डी एस हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ई इक्वल टू क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज क्या था, क्यू था, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, ऐसे हम लिखेंगे। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई इंटीग्रल के फॉर्म में, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझे, ds। अब देखो ये सारा हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्या होगा ds। और ये इंटीग्रेशन जो है
डेल्टा एस जो लेंगे ये क्या होगा, डेल्टा एस का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एस हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, समझे। तो ये जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आएगा ना तुम इस मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बाकी का जो क्लासेस है, ठीक है, वो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज इतना रहने दो, थैंक यू।